हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से ना? जम के पढ़ाई कीजिए, है ना? तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक हमारा, जिसका नाम है कैलकुलस। ठीक है? कैलकुलस ये पूरा पूरा एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है? ये पूरा पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है। आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो कैलकुलस का पूरा आपको एक बहुत लंबा सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है? बट हम लोग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ता है आपको। ठीक है? बिना इसके काम नहीं चलेगा। और ये सीख गए तो फिर आसान हो जाएगा फिजिक्स आपके लिए। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टफ है। ठीक है? आसान है। तो चलते हैं, इसमें बात करते हैं कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को। कैलकुलस में आपको दो चीज पढ़ना होगा। एक होगा डिफरेंशिएशन, और दूसरे हिस्से में क्या पढ़ना होगा? इंटीग्रेशन। ठीक है? एक पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या पढ़ना होगा? इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है? और इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट आता है, दो हिस्सा होता है इसका। एक होता है इनडेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है? तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, डिफरेंशिएशन को। ठीक है? देन आएंगे इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में दोनों बात को डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, फर्स्ट बात करेंगे हम लोग किस पे? डिफरेंशिएशन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। इसको कभी कभी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है? डिफरेंशिएशन। ठीक? तो देखिए, डिफरेंशिएशन समझने से पहले आपको थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, और मैंने बताया भी है आपको फंक्शन के बारे में। फिर भी एक बार हम लोग फंक्शन पे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम लोग ये चीज़ पढ़े थे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है? इसको कैसे पढ़ते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे पढ़ते हैं। इसमें दो चीज दिखते हैं, ये y और एक x। इसमें क्या होता है? y इज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और देखने का नजरिया कैसा होगा? y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या होता है? y इज फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब यह है कि जो हमारा y का जो वैल्यू है ना, वो x पे डिपेंड करता है। ठीक है? मतलब x जैसे जैसे वेरी करेगा, वैसे वैसे y का वैल्यू भी वेरी करेगा। y है फंक्शन ऑफ x ना, x का जो फंक्शन होगा, कुछ काम होगा उस पर, x में अगर कुछ बदलाव होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से y भी वेरी करेगा। इसलिए इसको पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। यहां पे कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, अगर बात करूं वेरिएबल के बारे में, y भी एक वेरिएबल है, y भी वेरी करता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू वेरी करे। ठीक है? तो यहां x एंड y दोनों वेरिएबल है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि इसमें से x और y में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? x डिपेंड कर रहा है y पे ना, y डिपेंड कर रहा है x पे। तो जो डिपेंड करेगा वो डिपेंडेंट, और जो जिसके परिवर्तन से दूसरा चेंज होता है। अगर मान लीजिए हम लोग x को चेंज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा है, तो हम लोग x को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ना इंडिपेंडेंट? ये तो इंडिपेंडेंट है, y ना डिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है? तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या लिखते हैं? ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है, आपको नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब एक फंक्शन लिखूं, फंक्शन बहुत टाइप का होता है, आपको बता रखा मैंने, कुछ आप जानते हैं कुछ और भी जानेंगे, ठीक है। आप अलजेब्रिक फंक्शन होता है, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, आपके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा फंक्शन होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो कुछ आप जानते हैं और कुछ जानेंगे, समझ में आ रहा है। तो जैसे हम y इज इक्वल टू लिख रहे हैं 2x² प्लस 5x माइनस 1, ठीक है, या फिर लिख दीजिए 2x² प्लस 1, ठीक है। तो y एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन कौन सा फंक्शन में आता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। आप पढ़े होंगे अलजेब्रा के बारे में, थोड़ा नॉलेज होगा आपको। इसको अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में ट्रीट करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। इसमें अगर x का वैल्यू x1 बोल लेते हैं, उसको इनपुट, फर्स्ट इनपुट डाल रहे हैं, इसलिए x1 लिखा मैंने, इस सब्सक्रिप्ट में लिखा मैंने, x सब्सक्रिप्ट में 1 है। तो x1 का वैल्यू अगर 1 डाला जाए तो y1 कितना देगा, कॉरस्पॉन्डिंग y1 कितना देगा। तो 1 वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो कितना आएगा देखिए। कैलकुलस ही पढ़ रहे, डिफरेंशिएशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिसमें कि फंक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। फंक्शन क्या है समझ में आया। फंक्शन वह चीज़ है जिसमें y होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x में क्या होता है, फंक्शन होता है हमारा, x के डिफरेंट वैल्यू को चेंज करने से y का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। हम लोग अगर इसमें x1 पुट करेंगे तो y कुछ वैल्यू देगा, तो x1 पुट करेंगे तो कुछ फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही तो हमको y का वैल्यू देगा ना। तो इस वाले में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए y इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन x, ये भी एक फंक्शन है। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का आपका डिफरेंट वैल्यू आएगा। y इज इक्वल टू log x, ठीक है, y इज इक्वल टू a⁴x, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्या है, y इज इक्वल टू e⁴x, ये सभी एक फंक्शन होता है। कंबाइन भी देखने को मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन x² प्लस 1, इसमें लॉगरिथमिक भी है और अलजेब्रिक भी है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी दिखेगा आपको। फंक्शन का समझ में आया, फंक्शन क्या होता है समझ में आप लोग को। फंक्शन यह चीज़ है जो जिसके कुछ करने से दूसरा वेरी करे, ठीक है, वो फंक्शन होता है। जैसे इसमें x में कुछ बदलाव करेंगे तो y में भी बदलाव आएगा, ठीक है। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता, y डिपेंड कर रहा है x के वेरिएशन पे। तो आपका फंक्शन जरूरी नहीं कि x में ही दिखे, कभी कभी ये मान लीजिए x आगे चल करके आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देगा, या फिर v बन जाएगा वेलोसिटी, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपका x बन सकता है, सपोज x इज इक्वल टू t² प्लस t। x हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट हो और टाइम t हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन बनेगा, जिसमें टाइम के हिसाब से, टाइम चेंज करने से आपको डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो इस तरीके से आप मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो उस समय ये सब जो फंक्शन है, मैथमेटिकल बात लिखा हूँ, y और x एक वेरिएबल है, उसमें ये वेरिएबल, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इधर आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, उसके हिसाब से इधर कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू t² प्लस t, ये भी एक फंक्शन है जिसमें मैं बोल रहा हूँ x को बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट है, t को बता रहा हूँ टाइम है। तो आप बोल सकते हैं कि टाइम के चेंज करने से वैल्यू चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो x और t का फंक्शन हो गया। इस तरीके से आपको हो सकता है v इज इक्वल टू 5t² माइनस 5, इस तरीके से दिख जाए। यहाँ पे y के जगह क्या दिख रहा है, v वेलोसिटी, मैं v वेलोसिटी बोल रहा हूँ, और t क्या है, टाइम है। तो ये फंक्शन किसके किसके बीच का है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फंक्शन हो गया, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन, जिसमें टाइम के चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉडी का। पार्टिकल जो एक मान लीजिए मार्कर से फेंका मैंने, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी सपोज चेंज होगा कि नहीं होगा, तो उसका एक फंक्शन दे दिया है कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। समझ में आया। ये करके ये सब आपको मैकेनिक्स में देखने को मिलेगा, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फंक्शन का नॉलेज आपको होना जरूरी है। और फंक्शन नॉलेज हो जाएगा तो आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, इतना क्लियर है सबको। तो आते हैं फिर से इस जगह पे वापस, इसको मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब समझ गए आप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं
अगर मैं x1 पुट करूँ, आ गया मैं डिफरेंस, अब फंक्शन का अब समझ गया है। अब हम लोग आ गए फिर से कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट पे, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन को कैसे समझेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ये सब जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि क्या हुआ ना, जो हमारा फिजिक्स को लेकर के कौन आया पहले कौन जो डिस्कवर किया इतना सारा लॉ सब कौन निकाला, न्यूटन। तो वो अपने लॉ को डिफाइन करने के लिए ये मैथमेटिकल कैलकुलस दिए, ठीक है, ये उन्हीं का देन है कैलकुलस। तो उनके मैकेनिक्स को, उनके फिजिक्स को समझने के लिए, न्यूटन के फिजिक्स को समझने के लिए वो खुद मैथमेटिकल चीज़ निकाले, तो ये भी समझना जरूरी है, तब उनके फिजिक्स को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और आगे बहुत आपको हायर स्टडी में भी कैलकुलस का बहुत यूज पड़ता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ नहीं है, समझ जाएंगे तो आसान है, ठीक है, और आसान भी है। तो चलते हैं, वापस आते हैं, फंक्शन क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास एक फंक्शन दिया है y = 2x² + 1, ठीक है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। x का वैल्यू मैंने x1 लिखा क्योंकि फर्स्ट इनपुट, ऐसे ही करके x2 भी पुट करूंगा, सेकेंड इनपुट, थर्ड इनपुट, ऐसे इनपुट को दिखाने के लिए x1 x2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो x1 = जब मैंने 1 पुट करना है तो y1 कितना देना है हम लोग को, y1 कितना पाएंगे हम लोग बताइए, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 × 2 × 2 n + 1 3, y1 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ऐसे ही अगर x2 = हम लोग पुट कर दें, सपोज कीजिए सपोज 5, देन y2 कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 + 2 50 + 1 51। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x1 था y1 3 था, x2 था तो x2 5 था तो y2 51 था, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल में मैं अगर चेंज का बात करूं, ठीक है, कि x2 हमारा 5 था, x1 हमारा कितना था 1 था, तो कितना चेंज हुआ y2 में, x1 के अगर चेंज करने से 1 5 है ना, चेंज करने से y2 में कितना चेंज हुआ, x1 जब 1 था तो 3 आया y2, x2 जब 5 था तो y2 51 आया। तो x1 और x2 के उस चेंज से y2 में कितना चेंज हुआ, ठीक है। अगर बात की जाए चेंज का ना, तो हम लोग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कहीं भी चेंज को, किसी भी चेंज को, ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा, लिखते हैं कैसे, सिंबल कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, एक किसी भी चेंज को दिखाता है। डेल्टा क्या दिखाता है, अगर डेल्टा का लिख दूं ना तो समझ आना वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू में क्या चेंज हुआ है, उसको हम लोग आज से जानेंगे, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है, किसी भी बदलाव को, चेंज को, फाइनल इनिशियल में क्या चेंज हुआ उसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं डेल्टा x, तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन x का वैल्यू बताएगा, मतलब फाइनल x माइनस, चाहे ऐसे लिख लीजिए, x फाइनल माइनस x इनिशियल। x का फाइनल वैल्यू कितना था, x का इनिशियल वैल्यू कितना था, अगर फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो कितने का चेंज हुआ, इसमें हम कितने का चेंज किए हैं वो मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा y लिख दूं तो क्या हो जाएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये चेंज को डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी में बात करूँ x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल क्या है हमारे पास, यहाँ फिलहाल के लिए x2 माइनस x1 है, और यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1 है। चेंज का बात कर रहा हूँ, डेल्टा y डेल्टा x का बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। चेंज मतलब आप समझ गए हैं कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी x को लिखेंगे, y को लिखेंगे तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करने से हम लोग को चेंज मिलता है, ठीक है, उसका डिफरेंस मिलता है, डिफरेंस, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा जी हमारे पास, अगर देखें तो 5 माइनस 1 कितना हो जाता है 4, और y2 माइनस 1 कितना मिलेगा 51 माइनस 3 कितना हो जाता है 48। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैंने डेल x में
4 का चेंज आया, डेल्टा एक्स में एक्स के वैल्यू में अगर 4 का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है, तो y2 में कितने का चेंज आ रहा है, 48 का चेंज आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि x1 मान लेते हैं 1 ही है, तो y1 तो हम लोग को कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अगर x2 कुछ ऐसा हो जाए तब क्या होगा, 1.001 हो जाए, ठीक है, तब y2 कितना देगा। सॉल्व करिए, थोड़ा सा देखिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। 2 इंटू 1.001 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको हम यहाँ पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तब तो y2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.001 का 1.001 इंटू 1.001 कितना, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1001 0000 0000 1001 100201 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.002001। ठीक है, तो मैं करता हूं काम, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू 2 करना है, इसमें इंटू 2 करना है, इंटू 2 कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 1 जा 2 0 0 2 2 जा 4 2 0 0, इसमें क्या हो गया, अच्छा ये इसमें आ गया ना, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ तक, यहाँ से लिखते हैं, 2 1 जा 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 जा 4 2 0 0 2 0 0 देन 2 2 जा 2 1 जा 2 2.004002। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब प्लस इसमें क्या है, 1 है ना, प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.004002 3.004002, थोड़ा सा उसको नेगलेक्ट करते हैं, 3.004 अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। ठीक है, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, 3.3 डेसिमल तक ही हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल। तो हमारा जब इस टाइप का कैलकुलेशन था तो चेंज निकाल लिए हम लोग, आसानी से चेंज बता दिए। अगर बड़ा बड़ा गैप रहेगा तो आपका चेंज बताना आसान हो जाता है, लेकिन अगर उसमें बीच बीच में छोटा छोटा चेंज आने लगे, इसके बाद आपको फिर पूछे 2.001 से 1 से 1.001 गए, अगर फिर कोई पूछे 2 से 2.001 में कितना का चेंज आया, डेल्टा वाई बताओ। ठीक है, या फिर 5 से 5.0000001 तक कितना कितना चेंज आया, इस टाइप का अगर आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे कोई बोले 5x1 इक्वल टू 5 पुट करने से कितना आएगा, और x2 इज इक्वल टू 5.0000000000001 के पुट करने से y2 में कितना आएगा वैल्यू और उसका चेंज क्या आएगा। तब इस टाइप का कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए। उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट आया, ये उसको एलिमिनेट किया। ठीक है, यहाँ पे अगर चेंज का बात करो, डेल्टा एक्स कितना आ रहा है 0.001 और डेल्टा वाई कितना आ रहा है, डेल्टा वाई कितना आ रहा है 0.004। डेल्टा एक्स के 0.001 चेंज करने से वाई, डेल्टा वाई में कितना चेंज रहा है 0.004। लेकिन इस टाइप का कैलकुलेशन को काफ़ी मतलब कि आपको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंदी होगा। ठीक है, इसको खत्म करने के, एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशिएशन का हम लोग जो ये है डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया, कैलकुलस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, समझ पाए क्यों मैंने ऐसा, इसमें देखिए फाइनाइट रीजन है, इसमें आसानी से आप बता देंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइप का अगर रहे जिसमें पॉइंट के बाद अगर बहुत लंबा सा जीरो लगे, बहुत देर तक 5 दिन तक जीरो बैठाते रहिए, ठीक है, उसके बाद 1 डाल दीजिए, उसका उसमें पूछिए कि y2 में कितना चेंज है, तब तो मुश्किल हो जाएगा इस टाइप का कैलकुलेशन ना। ठीक है, इसलिए इस छोटे छोटे चेंज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा और समझते हैं इसमें और क्या है। तो एक छोटा सा टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, जिसको मैं बोलूँगा, इतना समझ गए, इतना तक समझ में आया कि जितना मैंने अभी तक समझाया, क्यों ऐसा हम लोग डिफरेंशिएशन को क्यों इंट्रोड्यूस किए, ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में अगर वैल्यू चेंज होता है तो कैसे वैल्यू दूसरा y कैसे चेंज होता है, डेल्टा x डेल्टा y कैसे निकालते हैं,
अगर हम लोग छोटा अगर चेंज का निकाले तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्या यहाँ तक क्लियर है कहानी? ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि इसमें यूज होता है, अक्सर यूज करते हैं, जिसका नाम है लिमिट। ये भी एक लंबा सा चैप्टर आपका मैथ्स में, लिमिट एक चैप्टर है, मैं उसको टॉपिक में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर से थोड़ा देखेंगे। आपको मैथ में पूरा लिमिट एंड डेरिवेटिव करके एक चैप्टर है, तो लिमिट आप उस समय पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में जाएंगे मैथ्स के, उसको मैं टॉपिक में समझा रहा हूँ। लिमिट देखिए क्या होता है, बहुत सारी किताबों में लिमिट को ऐसे लिखते हैं LIM, लिमिट को LIM, x चेंज टू, सपोज यहाँ पे हम लोग कितना लिए थे 1.001, ठीक है। अगर x टेंड टू 1 लिखूँ, ठीक है, x टेंड टू सॉरी हमने कितना पुट किया था, हाँ 1.001 पुट किया था ना, ठीक है, हमने 1 पुट कर लिया था, अच्छा ठीक है, ओके। x टेंड टू 1 लिखूँ मैं सपोज, तो इसका मतलब LIM लिमिट x टेंड टू अगर 1 लिखूँ तो क्या मतलब बनता है इसका, लिमिट x टेंड टू 1 लिखूँ तो क्या मतलब बनता है? तो इसका मतलब होता है कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, उसको उसके अपने के पास पहुंच रहा है। जैसे अगर मैं लिखूं 1.000 लिखते जाऊं, ठीक है, तो ये 1 नहीं है, इसकी ओर टेंड कर रहा है, 1 से थोड़ा ज़्यादा या 1 से थोड़ा सा कम, 1 को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, 1 हो नहीं, अप्रोच कर रहा हो, या फिर ऐसा इसके बीच में मान लेते हैं 1 लिख दीजिए और यहाँ पे रुकिए, ये 1 है, 1.000000000 और मर्जी और लिखते जाइए, ठीक है, लेकिन 1 कभी नहीं। उसके बाद आप बढ़ दीजिए, जितना जीरो लगाना लगा दीजिए, 2 साल अपना जिंदगी भर जितना आपका है अपना जीवन लिख दीजिए जीरो, लास्ट में मरने से पहले 1 डाल दीजिए, लेकिन क्या वो 1 होगा? कभी नहीं होगा। तो टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 1 की ओर, ठीक है। आएंगे अगर उल्टा तो 1.000 वो अप्रोच कर रहा है 1 को, लेकिन 1 नहीं है, या फिर 0.99999999 1 नहीं है, अभी चलता रह रहा है, चलाते जाइए जितना तक। इस चीज को बोलते हैं कि ये जो x है वो टेंड कर रहा है, इसको पढ़ते भी ऐसे हैं x टेंड्स टू 1, बट 1 नहीं होता है। ये लिमिट का एक मैं छोटा सा टॉपिक आपको बता रहा हूं। लिमिट में आप क्या करते हैं, ऐसे लिमिट को LIM लिखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं x एरो मार्क दे करके 1 लिखते हैं, चाहे कोई भी वेरिएबल 2 3 4 5 जो भी लिखने होंगे, तो उसको क्या बताता है कि ये जो x है वो टेंड करता है उस वैल्यू की ओर, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे अगर x टेंड टू 5 कर दूं तो 5.0000001 होगा, या फिर 4.999999 चलता रहेगा, लेकिन 5 नहीं होगा, वो टेंड कर रहा है 5 को। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं, इस चीज को ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अगर मैं बोलूं कि अगर ऐसा लिखा जाए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जो चेंज इन x हो, ठीक है, जो चेंज इन x हो अगर वो 0 की ओर टेंड करे तो क्या होगा, इसको कैसे देखेंगे? हम लोग जानते हैं डेल्टा x मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1, चाहे x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल को बोलते हैं। लेकिन ये इसका जो चेंज आएगा वो 0 नहीं होगा, वो टेंड करेगा 0 की ओर, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, डेल्टा x का वैल्यू बहुत 0.0000001। ये देखिए ये बहुत छोटा वैल्यू, इसको 0 मान सकते हैं लेकिन 0 कहेंगे नहीं, इसको हम 0
मान सकते हैं। अगर मैं लिखूं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स का जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। कभी कभी और भी जीरो रहेंगे, कभी कभी कम भी रहेंगे, लेकिन उसको हम लोग मान लेंगे कि जीरो की ओर टेंड कर रहा है, लेकिन जीरो है नहीं। सबको दिख रहा है? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहां तक सबको कहानी क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को, जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, हम लोग का डेल्टा एक्स और डेल्टा जो वाई आया था, अगर इसका हम लोग इसको डिवाइड करें, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखें, तो इसमें क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो की ओर, मतलब जीरो है नहीं, जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो इस चीज को कैसे लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर छोटा चेंज होगा डी डेल्टा एक्स में, तो छोटा चेंज डेल्टा वाई में भी मिलेगा हम लोग को। समझ रहे हैं बात? अगर आप डेल्टा एक्स में छोटा सा चेंज करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा वाई में भी छोटा सा चेंज होगा। इसी को हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू, अगर ये डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा, ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू होगा, तो हम लोग डेल्टा वाई में भी जो होगा वो बहुत छोटा मिलेगा। इस चीज को हम लोग क्या लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, WRT मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यही है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं, कभी कभी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स जो मिला, लिमिट जब डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंड किया, जब चेंज इन एक्स बहुत छोटा था तो चेंज इन वाई भी बहुत छोटा मिला, उसी चीज को डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखा जाता है और उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ, पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई WRT विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का फंक्शन दिया रहेगा, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। अलग अलग फंक्शन होगा, उसका एक हम लोग पहले तो जनरलाइज केस पढ़ेंगे कि कुछ कुछ फंक्शन आपको याद रखना पड़ता है पहले, कि इसका डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा, इसका ये आएगा, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कुछ याद होता है और करना पड़ता है ताकि उसको यूज कर सके। चाहे आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, ये सब याद करना पड़ता है आपको, तभी तो आप क्वेश्चन में लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, जो कि मैं अभी लिख दूंगा थोड़ी देर में आपके सामने, ठीक है, जो आपको याद रख लेना है। लेकिन डिफरेंशिएशन का यूज क्यों पढ़ा और कैसे आया डिफरेंशिएशन और क्या होता है, समझ में आए कि जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू, अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालें और उस समय डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंड करे, ठीक है, समझ में आए, उस समय हम लोग का ये चेंज हो जाता है किसमें, लिमिट जब डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंड करे तो उस समय डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स में। इसको अगर मैथमेटिकली और ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली देखें तो ये एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इक्वेशन के किसी कर्व को, ठीक है, उसके टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे। उसको भी दिखा देंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको भी दिखा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। इतना समझ गए कि क्या डिफिकल्टी आया, क्यों हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए, क्लियर हो गया। और क्या होता है लिमिट, लिमिट अगर x टेंड टू 1 होता है तो क्या मतलब निकलता है, अगर लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 करता है तो उसका मतलब क्या होता है, जीरो नहीं, ठीक है, जीरो के x2 माइनस x1 का वैल्यू लगभग जीरो नहीं, ये इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, है ना, अप्रोक्सीमेशन को ऐसे दिखाते हैं कर्व टाइप में इक्वल टू, ठीक है। तो ये x2 माइनस x1 का जो वैल्यू आएगा वो जीरो की ओर टेंड करेगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का केस हो और उस समय आप चेंज निकाले कि क्या डेल्टा एक्स में चेंज किए तो डेल्टा वाई में क्या चेंज हुआ, डेल्टा एक्स के चेंज में, ठीक है, डेल्टा वाई का क्या चेंज हुआ। अगर बहुत छोटा चेंज हुआ डेल्टा एक्स में तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होता है, इसलिए छोटा चेंज को डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत छोटा चेंज को डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स बड़ा चेंज को बोलते हैं, डेल्टा वाई बड़ा चेंज को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टा एक्स अगर छोटा हो, जीरो के टेंड करता हो, छोटा सा चेंज हो, तो उस समय हम लोग को उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी एक्स क्या है, छोटा सा चेंज है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमको मिलता है डी वाई, वो भी एक छोटा सा चेंज होता है। तो इसको हम लोग किस में लिख देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अलग अलग फंक्शन ऑफ y का होगा आपके पास, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करके आप अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, उसको अभी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, आपके लिए कुछ जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद करने के लिए लिख देते हैं, उसको याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो चलिए फिर उसको लिख देते हैं। और भी देखिए आगे जब पढ़ेंगे मैकेनिक्स ना, तो मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे आप, जब आप बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, तो इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब आपको ज्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल आप देख पाएंगे, मतलब कि आप इमेजिन कर पाएंगे, अच्छा सर ऐसा होता है, सही बोल रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन मुझे समझ में आ गया, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी जितना समझे, ठीक है, मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जब आप बात करेंगे, याद कर लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, उस केस को जब हम लोग डील कर रहे होंगे उस समय फिर से इस कहानी को मैं लेकर आऊंगा आपके सामने, और ज्यादा अच्छे से उस समय, और इसको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस समय। ये तो बस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ही, उस समय क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है, समझ गया बात। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो हम लिख देते हैं कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। और ग्राफिकल इसका क्या होता है, ठीक है, ग्राफिकल क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, उसको भी हम दिखा देंगे आपको कभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। तो पहला लिख देते हैं, अगर फंक्शन किसका है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसका, dy बाई dx का, मतलब आपको अगर y का कुछ फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू, वही लिख रहे हैं। अगर फंक्शन y का कुछ ऐसा रहे, कुछ कांस्टेंट रहे वैल्यू, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y के कांस्टेंट मतलब समझते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए 5 रहे, या y इज इक्वल टू 10 रहे, या y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रहे, या y इज इक्वल टू मान लेते हैं कुछ पाई रहे, या y इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना रहे, e के पावर 5 रहे, ठीक है। ये सब क्या होता है, e के पावर हटा दीजिए अभी फिलहाल, y इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 3 रहे, इस तरीके से अगर रहेगा कुछ वैल्यू, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए मैं इसको इस सभी को अलग अलग ना लिख करके कांस्टेंट लिख दिया हूँ। कांस्टेंट का मतलब समझ गए, इस टाइप का वैल्यू दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, वो कांस्टेंट है। क्लियर है कहानी। तो y इक्वल टू अगर कांस्टेंट रहेगा, अगर उसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, तो इसका y के जगह पे क्या लिखा जाएगा, d को d रखेंगे, dx को dx रख देंगे नीचे में, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग को कितना आता है, तो 0। याद कर लेंगे एकदम, ये सब याद करने का चीज है, ठीक है। दूसरा लिख देते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू मान लेते हैं कुछ x के पावर n रहे, ठीक है। x के पावर n का मतलब होता है, वेयर n क्या होता है, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, n क्या है, इंटीजर्स है, मतलब ये 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, ऐसे करके। या फिर आपका ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, 2/3 माइनस 2/3 5/4 माइनस 5/4, इस तरीके से भी रहेगा, तो आप इसमें n का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस टाइप का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे n क्या है समझ में आया, n ये सब वैल्यू है, n कभी 2 रह सकता है, कभी -2 रह सकता है, -5 -40 -13 +4/2 -3/4, ऐसे करके अगर कुछ रहेगा वैल्यू, तो उस टाइप का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है। y के जगह पे क्या लिखेंगे, चलिए ऐसे लिख देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx तो नीचे रहेगा, y के जगह पे क्या पुट होगा, x के पावर n, y की जगह क्या पुट होगा, x के पावर n। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसमें क्या करते हैं, जो पावर में जो वैल्यू है ना, उसको नीचे उतार लाते हैं, नीचे उतार लाएंगे, और फिर से x के पावर लिखेंगे, n में एक माइनस कर देते हैं। y इक्वल टू x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n नीचे उतार लेंगे और x के पावर में n-1 कर लेते हैं,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं करके नेक्स्ट क्लास में आपको सब बताऊंगा। फिलहाल बस सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसा रहे y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहे, c कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ कांस्टेंट रहे और साथ में कुछ फंक्शन रहे, यानी कुछ फंक्शन u के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको अभी जब तक अच्छे से एग्जाम्पल नहीं लेंगे ना आपको क्लियर नहीं होगा। बस इतना याद रखेंगे कि इस तरीके का अगर आएगा तो ऐसे करेंगे, एक एक चीज़ क्लियर होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना आप लोग, ठीक है। d/dx और y की जगह क्या लिखेंगे, c इंटू यू। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन में c यहाँ क्या है, c हियर, c इज कांस्टेंट। तो डिफ्रेंशिएशन अगर कांस्टेंट का हो तो जीरो हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई हो, u यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी एक फंक्शन है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, ई के पावर एक्स हो सकता है, वो बात का बात है। लेकिन साथ में मल्टीप्लाई अगर कोई कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बन जाएगा हमारे पास du/dx, c du/dx, ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। सबको क्लियर दिख रहा है, विजिबल है, ओके। यहाँ से चौथा नंबर आते हैं, y इज इक्वल टू, हम लोग बात कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अगर बात किया जाए तो कैसा हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन एक्स, y की जगह साइन एक्स लिखेंगे और ये कितना देगा, cos x। साइन एक्स का होता है cos x, y इक्वल टू अगर cos x रहे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना देगा, d/dx ऑफ y की जगह कितना लिखेंगे, cos x, और ये कितना देगा, माइनस साइन एक्स। ये सब याद होना पड़ेगा आपको, जैसे a + b का होल स्क्वायर याद है आपको, वैसे ही आपको ये भी याद होना पड़ेगा। y इक्वल टू सपोज tan x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx कितना आएगा, ये हो जाएगा d/dx ऑफ tan x, इसका आता है sec स्क्वायर x। वैसे ही y इज इक्वल टू मान लेते हैं, दिया हो cot x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy/dx कितना होता है माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर x। वैसे ही y इज इक्वल टू आपको मान लीजिए कितना दिया रहो, y इज इक्वल टू cosec x दिया हो तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ cosec x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। ऐसे ही आपको y इज इक्वल टू sec x दिया हो, ठीक है, y इज इक्वल टू sec x दिया हो तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx ऑफ sec x कितना आ जाएगा, ये हो जाता है sec x tan x। ये सब आपको ऐसे ही याद होना पड़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया हो e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन सबसे आसान होता है, dy/dx अगर लिखेंगे हम लोग e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, e के पावर x ही रह जाता है, एक्सपोनेंशियल का e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। वैसे ही y इज इक्वल टू a के पावर x दिया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx ऑफ a के पावर x हो जाता है, इसमें आता है a के पावर x में, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, a के पावर x का हो जाएगा आपको a के पावर x, a के पावर x रहेगा log x हो जाएगा और बेस में रहेगा e, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बेस में log e रहेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको शायद थोड़ा नॉलेज नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी हम लोग एक छोटा सा, और जो भी आपको 2-3 फंक्शन है उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, और भी कुछ होगा आगे जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे, ठीक है, 2-4 और शायद ऐड करना पड़ेगा तो ऐड कर देंगे। फिलहाल इतना याद कीजिए आप लोग, ठीक है, समझ में आया, चलिए, थैंक यू।